नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ केमिस्ट्री के चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। ठीक, किसके बारे में? चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में। ठीक, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। केमिस्ट्री का ये बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेहद फंडामेंटल चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आपको केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती है। सीधी सी बात, ये चैप्टर डायरेक्टली आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है और ये बेहद इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में अलग सीक्वेंस में दिया गया होगा और हम आपको अलग सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, उससे आपको टेंशन नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी या आईसीएसई की बुक में दिए गए हैं सारे मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। सो डोंट वरी, जस्ट वॉच वीडियो विद काम माइंड। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या डुअल नेचर ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और ड्यूल नेचर ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। नेचर ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक, इस पर बात करें। देखिए, छोटे पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स, किसी के भी पार्टिकल्स हों, उनका डुअल नेचर किस प्रकार होता है। सबसे पहले डुअल का मतलब सोचिए। डुअल का मतलब होता है दो प्रकार का नेचर। एक बॉडी, एक सब्सटेंस जब दो प्रकार का नेचर दिखाता है तो उसको बोलते हैं डुअल नेचर। ठीक, तो स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। वो दो तरीके की फॉर्म में पाए जाते हैं। देखिए, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नेचर में भी पाए जाते हैं और वेव नेचर में भी। उनका बिहेवियर जो होता है वो वेव के फॉर्म में भी होता है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स exists in two forms: particle nature and wave nature। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों फॉर्म में ये पार्टिकल पाए जाते हैं। सच टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक particles। such type of behavior of small and microscopic particles is called its dual nature। डुअल नेचर क्या होता है? स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, वेव फॉर्म और पार्टिकल फॉर्म। तो इस तरीके की नेचर या बिहेवियर ऑफ एटम को हम बोलते हैं डुअल बिहेवियर और डुअल नेचर ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अब हम पढ़ते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन। किसकी इक्वेशन? डी ब्रोगली साहब की इक्वेशन को अब हम लोग पढ़ते हैं। डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगली की अब हम इक्वेशन को पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन, अब इसको समझते हैं।
देखिए हमारे आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने बोला था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बोला था। ये थी हमारी एनर्जी कैलकुलेशन आइंस्टाइन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, प्लैंक ने क्या बोला था, प्लैंक ने बोला था E इक्वल टू एम, E इक्वल टू एच, बोला था E इक्वल टू एच सी एच वी, जहाँ पर ये V क्या थी, फ्रीक्वेंसी। इसका उन्होंने दूसरा फॉर्म बोला था E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये है हमारी इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 2। ये आइंस्टाइन के हिसाब से, आइंस्टाइन ने बोला था एनर्जी इक्वल टू मास एंड लाइट ऑफ स्पीड स्क्वायर, और प्लैंक ने बोला था एनर्जी इक्वल टू एच वी फ्रीक्वेंसी, एच इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज, दिस इज व्हाट, वेव लेंथ, वेव लेंथ। ये थी हमारी प्लैंक की थ्योरी, ये थी आइंस्टाइन की थ्योरी। अब इन दोनों इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 रखते हैं क्योंकि एनर्जी सेम होगी। तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये सी से ये कट गया तो ये क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी फॉर लाइट। लाइट के लिए ये हमारी क्या है, डी ब्रोगलीस इक्वेशन, डी ब्रोगलीस इक्वेशन ये है हमारी लाइट के लिए डी ब्रोगलीस इक्वेशन। ठीक, अब फॉर स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ये इक्वेशन क्या होगी, फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये क्या होगी, तो फॉर स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये हमारी क्या होगी, ये होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेयर लैम्डा इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ, लैम्डा हमारी क्या है, वेवलेंथ, एच क्या है, ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब हमारा मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू एम बी, सो wavelength is inversely proportional to momentum and inversely proportional to mass and inversely proportional to 1 upon v and inversely proportional to 1 upon v as well। ये थी हमारी डी ब्रोगलीस इक्वेशन। ठीक, क्या थी डी ब्रोगली इक्वेशन, देखिए आइंस्टाइन के हिसाब से एनर्जी इक्वल टू एम सी स्क्वायर, प्लैंक के हिसाब से एनर्जी इक्वल टू एच वी, जहाँ पर वी क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, तो ये इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी फॉर लाइट, इट इज ए de Broglie's equation for light, and for small and microscopic particles lambda equal to h upon mv, where lambda is wavelength and h is Planck's constant, and Planck's constant value is 6.626 into 10⁻⁻34 kg मीटर पर सेकेंड, जिसको हम जूल से भी लिख सकते हैं। मोमेंटम होता है हमारा 1 अपॉन v, इसलिए वेवलेंथ, मोमेंटम, मास और वेलोसिटी तीनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किस पे बात करेंगे, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, ये है हमारा, ये दिया है किसने, किसकी स्टडी करने वाले हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
ये क्या हमारा स्टेट करता है, हाइसेनबर्ग साहब ने क्या कहा, इन्होंने बोला द एग्जैक्ट, इन्होंने क्या बोला, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द momentum, it states that the momentum and exact position of small and microscopic particles cannot be डिटरमाइंड। इन्होंने बोला कि जो स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनके एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग पता नहीं कर सकते। मोमेंटम पोजीशन को उन्होंने मान लिया डेल्टा एक्स, यानी कि मान लो ये कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, पहले ये यहाँ पे था फिर ये यहाँ पे पहुँच गए, तो ये इसकी है अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये क्या है हमारी, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा एक्स हमारा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये था हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्होंने बोला डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। इन्होंने h/4π, यहाँ पर हमारा ये h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, हमारा यहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, डेल्टा p है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन डेल्टा p अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन is greater than or equal to h, where h is Planck's constant and its value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joules second upon 4 pi, where pi's value is 3.14। ठीक, ये था हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, दोनों डी ब्रोगलीस इक्वेशन और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों पर बेस्ड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब आपको पता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किससे पता लगती है, हमारी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, एग्जैक्ट बी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड
मोमेंटम ऑफ स्मॉल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स फॉर एन इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर हम स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। ये इसमें मास कितना दिया गया है 3 kg। वेलोसिटी कितनी दी गई है 25 मीटर पर सेकेंड। इससे हमको देखिए चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, इनको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर लो। जो पूछा क्या गया है डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब देखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज़ दी फॉर्मूला आपको पता होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब हमें एच पता है, एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो नोन ही है। डेल्टा एक्स हमें फाइंड करना है 4 y, तो वैल्यू पता है। डेल्टा पी ये नहीं दे रखा है, आपको पता होगा डेल्टा पी क्या होता है एम बी। तो डेल्टा पी इसमें क्या आ जाएगा 3 इंटू 25। तो 3 इंटू 25 यानी कि 75 मीटर kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया डेल्टा पी। तो इसी की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू 75 इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। इससे डेल्टा एक्स की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। 4 इंटू 3.14 इंटू 75। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आसानी से जाएगी आसानी से हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल सॉल्विंग एन न्यूमेरिकल। फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। Then we have to note down the formula, that what is the formula to find such thing. Then we have to check that all the things that are needed in formula are given or not. If they are given, then please go and please put the value and solve the your numerical. But if they are not given, then think that how these things are related, how the things used in formula are related with the given thing. If by the given thing we can derive the things that is needed, as mass and velocity were given in this question, and through that we derived the momentum. Okay, so thanks for watching. Thanks a lot. We will cover important next topics, that is electronic configuration, in next lecture, which is very important. Thanks. नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसको लेकर मेजरली 3 रूल्स हैं। पहला है अफवाओ प्रिंसिपल, दूसरा है N+L रूल और तीसरा है हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उससे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं SPDF फॉर्म में। अभी तक क्लास 10th में जो आपने पढ़ी होगी वो 288 करके, वो सब कुछ आप भूल जाइए। अब यहाँ से नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो रही है SPDF वाली। उससे पहले मैं समझता हूँ कि आपको एक चीज़ बता दी जाए कि इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, सेल, सबसेल, इन सब में ऑर्बिटल, इन सब में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखिए व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन होगी इट इज़ अ क्लाउड ऑफ। इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ diffused
क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, ये है नेगेटिव चार्ज का एक डिफ्यूज क्लाउड। नेगेटिव चार्ज की डिफ्यूज क्लास को हम क्या करते हैं, डिफ्यूज क्लाउड को हम लोग बोलते हैं एन इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है सेल। सेल क्या होती है, सेल देखिए आपने स्ट्रक्चर का आइटम पढ़ा होगा, ये होता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद ये होती है हमारी सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं, के सेल। इसको क्या बोलते हैं, एल सेल, शेल। और ये हमारी है के एल। ये है एम शेल, एम सेल। और एम शेल के बाद होती है हमारी एन सेल। ठीक, ये हमारी क्या है, सेल। ये हमारी है सेल, के एल एम एन। ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। और प्रेजेंट है न्यूट्रॉन जो कि होते हैं न्यूट्रल। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये है हमारा न्यूक्लियस। ये है सेल। ये क्या है, शेल। ये है शेल। सेल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए एनर्जी लेवल। सेल हमारी क्या होती है, एनर्जी लेवल होती है। सेल एक हमारी है क्या, एनर्जी लेवल। ठीक, ये सेल है, ये एक एनर्जी लेवल है। सेल हमारी है एनर्जी लेवल। फिर बात करते हैं ऑर्बिटल क्या होता है, व्हाट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल जो हमारा है वो क्या है, एक 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये है सेल। सेल के अंदर हमारी होती है सब सेल। सब सेल आपने पढ़ा होगा, एस पी डी एफ। ये हमारी होती हैं सब सेल्स। ये क्या होती हैं, सब सेल्स। और जो हमारी सब सेल्स होती हैं वो सेल के अंदर होती हैं। सब सेल हमारी कहाँ पर होती हैं, सेल के अंदर। और सब सेल के अंदर हमारा होता है ऑर्बिट। सब सेल के अंदर हमारा होता है ऑर्बिट। सबसे पहले देखिए कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट होता है, इट इज 2 डायमेंशनल रीजन। जो हमारा ऑर्बिट है वो कितना है, 2 डायमेंशनल रीजन। ऑर्बिट हमारा 2 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सो व्हाट इज ऑर्बिट, इट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक, तो ऑर्बिट एक ऐसा 2 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो क्या है, ऑर्बिट। फिर ऑर्बिटल, फिर क्या है, ऑर्बिटल। ये है 3 डायमेंशनल रीजन। इट इज 3 डायमेंशनल रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। ये एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। और ऑर्बिटल एक ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसके बाद आता है नोड। नोड क्या होता है, इट इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। ये एक 3 डायमेंशनल ऐसा रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम। ये थी कुछ फंडामेंटल्स रूल, फंडामेंटल चीज़ें जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर पहले समझनी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये एक डिफ्यूज क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सेल क्या है, ये एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है। ऑर्बिट क्या है, टू सबसेल क्या है, SPDF, ये हमारी सबसेल्स हैं। ऑर्बिट क्या है, ये 2 डायमेंशनल रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और ऑर्बिटल क्या है, ये 3 डायमेंशनल